आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक पुरानी कहानी का थोड़ा सा हिस्सा आपको बताता हूं। और वो इसलिए बताता हूं कि कई बार क्राइम इन्वेस्टिगेशन में या फिर क्राइम की तफ्तीश में छोटी छोटी चीज़ें कैसे मायने रखती हैं, कितनी अहमियत होती है उसकी, ये जानना ज़रूरी है। इत्तेफाक से आज ये दोपहर को किसी से बात हो रही थी और ये किस्सा सामने आया तो मुझे लगा कि आपसे शेयर करूँ। तो कहानी से पहले ये आपको बताता हूँ। बात उस वक्त की है जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी और एक संगठन हुआ करता था अपना स्टेट ट्रेनिंग कॉरपोरेशन। ये वाणिज्य मंत्रालय के तहत आता था और उस वक्त प्रकाश टंडन थे जिनको एक बैंकर के नाम में बहुत बड़ा नाम था प्रकाश टंडन का, उनको इसका मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था। तो जब वो मैनेजिंग डायरेक्टर बने तो उन्होंने पाया कि हिसाब किताब के दौरान 50,000 रुपये का गबन हुआ है, 50,000। ये बात 1975 के बाद की है, बल्कि 80 के बाद की है, 80 के बाद की है। तो 50,000 रुपये, हालांकि उस ज़माने में भी ये था कि एक बड़ी रकम है। तो ये हुआ कि इसकी जांच की जाए, ये 50,000 रुपये किसने लिए। तो मामला सीबीआई को दिया गया। प्रकाश टंडन के बारे में लोग जानते थे कि इंदिरा गांधी के करीबी हैं। इसके बावजूद सीबीआई ने जो जांच की तो उसमें कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। महीनों गुजर गए, पता ही नहीं चला किसने ये गबन किया। तो एक बार ऐसे ही बैठ के बात हो रही थी और पूछ लिया प्रकाश टंडन ने सीबीआई ऑफिशियल से कि क्या हुआ, उस 50,000 रुपये का कौन किसने गबन किया, पता चला। उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो बड़े भड़क गए, पीएमओ का नाम लिया कि आप लोग एक छोटी सी जांच नहीं कर सकते। तो फिर ये तय हुआ कि इस जांच को किसी नए सीबीआई अफसर को दे दिया जाए। उस वक्त एक नए सीबीआई अफसर ज्वाइन किया था, नाम था शांतनु सेन। उन्होंने इस मामले की जाँच शुरू की। जब उन्होंने इस मामले की जाँच शुरू की, 50,000 रुपये का मामला, अच्छा जो सीनियर अफसर थे उनको लगा कि यार इनको क्यों दिया जा रहा है, हम बड़े बड़े सीनियर अफसर कुछ निकाल नहीं पाए। तो खैर जांच करने के बाद उन्हें पता चला कि ये जो पैसा था 50,000 रुपया, ये रमेश चंद्र शर्मा नाम का एक अकाउंटेंट था वहाँ पे, उसी ने यह गबन किया। और इसके बाद उसे पकड़ लिया, लेकिन फिर कुछ सबूत और सुराग ऐसा था नहीं, उसे छोड़ दिया। फिर वो इधर उधर हो गया। बाद में उसे दिल्ली से एक बार और गिरफ्तार किया गया। तब उसने कबूला कि हाँ उसने ये 50,000 रुपये गबन किया। और कैसे किया उसने बताया कि असल में उस वक्त चेक आया करते थे। तो एक चेक था सिर्फ 38 रुपये का और एक था 10 रुपये का। उसने क्या किया कि इन दोनों चेक में फिगर जो है सिर्फ 38 और 10, आगे आजकल जो आप चेक देखते होंगे उसमें क्रॉस या 00, 000, वैसा कुछ नहीं था और इंग्लिश में फिगर लिखा नहीं था न्यूमरिक में। तो उसने 38 को 38,000 कर दिया और 10 को 10,000 कर दिया। तो 48,000 तो ऐसे ही आ गए। और उसके बाद उसने ये कैश विड्रॉ करा लिया। तो जब ये जानकारी मिली उसके बाद अलवर में इसके घर पर, रमेश चंद्र के घर पर सीबीआई की टीम रेड मारने पहुंचती है। शांतनु सेन भी उस टीम में थे चूँकि वो लीड कर रहे थे। जब वहाँ पहुँचते हैं, घर की तलाशी लेते हैं, तो उसी वक्त पता चलता है कि रमेश की हाल में शादी हुई थी और घर में नई नवेली दुल्हन है। सारे सामान उलट पुलट करके तलाशी ली जा रही थी। तो कुछ दस्तावेज़, कुछ कागज़ की भी तलाश कर रहे थे सीबीआई के लोग। तभी कुछ खत हाथ लगे सीबीआई अफसर के, और जितने खत हाथ लगते वो शांतनु सेन उठाते और पढ़ना शुरू कर देते। उन्होंने दूसरा तीसरा ही खत अभी पढ़ना शुरू किया था कि रमेश चंद जो आरोपी है उसकी वाइफ ने लगभग झपट्टा मारते वो खत उनसे छीन लिया और कहा कि आप तलाशी लीजिए, आपको जो करना है कीजिए, पर कम से कम हमारे जो पर्सनल मैटर हैं या पर्सनल बातें उसको मत पढ़िए, इस तरह से भी कम मत पढ़िए। फिर उसने कहा कि हमारा लव लेटर है जो मेरे पति मुझे लिखा करते थे, चूँकि अभी शादी को कुछ ही वक्त गुजरा है और वो दिल्ली में थे और मैं यहाँ, तो ख़त लव लेटर लिखा करते थे। तो सीबीआई अफसर को लगा कि शायद ये गलत है किसी के पर्सनल बातों को पढ़ना। उन्होंने वो सारे लेटर जो है वो वापस कर दिए, पूरा भी नहीं पढ़ा, और कुछ और लेटर था उसको देखा भी नहीं और कहा ये सारे लेटर आप रख लो। उसके बाद टीम वहाँ से निकल गई। मामला फिर लोअर कोर्ट में पहुँचा। लोअर कोर्ट को लगा कि ये केस में कोई दम नहीं है और लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया। अब इसके बाद मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में कुछ ऐसे दस्तावेज जो घर से लेकर आए थे, जब उसको सीबीआई ने पड़ताल शुरू की तो उसमें कुछ एकाक ऐसे लव लेटर मिले जिसमें कुछ बातें थी। इसके बाद सीबीआई की टीम फिर से उस घर में उस लव लेटर को ढूंढने जाती है और वो लेटर मिलता है और आगे चलकर वो सबसे अहम सबूत बन जाता है, जिसे पहली बार सीबीआई ने छोड़ दिया था। क्योंकि इस लेटर में रमेश बाकायदा जब था तो दिल्ली में, और जिस वक्त ये गबन हुआ था, लिखता था कि चिंता मत करो, अब हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, तुम लकी हो और मेरे पास करीब 50,000 का इंतज़ाम हो गया है, दिल्ली में ही कुछ अच्छा धंधा कर लेंगे। 50,000 में उस वक्त अच्छा खासा कुछ भी कर सकते थे, तो अब सारी चीज़ें ठीक ठाक हो जाएंगी। तो वो जो गबन और वो पैसे और उसी पीरियड के दौरान ये लेटर, इन सारी चीज़ों ने मिलकर एक पुख्ता सबूत तैयार किया
और आखिरकार इन्हीं सबूतों को और ख़ासतौर पर इन लव लेटर को सामने रखते हुए हाई कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई थी। तो कहानी इसलिए सुनाई कि कई बार क्राइम के केस में आप छोटी से छोटी चीज़ों को भी अगर नज़रअंदाज करते हैं तो बड़ा महंगा साबित हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप सीन ऑफ क्राइम पे जाते हैं या किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेट करते हैं तो आपको अपनी आंखें खुली होनी चाहिए, कान खुले होने चाहिए, और वहाँ पे बारीक से बारीक चीज़ों में भी आपको एक सबूत और सुराग ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। इत्तेफाक से कई बार ऐसा नहीं होता है और इसीलिए केस हाथ से निकल जाता है। पुलिस या बाकी एजेंसियां पकड़ तो लेती हैं लेकिन अदालत में सज़ा नहीं दिलवा पाती हैं। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर, एक बेहद अफसोसनाक कहानी। और ये कहानी अफसोसनाक होने के साथ साथ कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी की भी कहानी है। नाकामी की कहानी इसलिए है कि एक केस ऐसा होता है जो लगभग 48 दिन तक अनसुलझा होता है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के देवास इलाके की। देवास इलाके में 13 मई, आज जुलाई 1 तारीख हो गई, 13 मई को एक परिवार के 5 लोग अचानक गायब हो जाते हैं। ये परिवार था मोहनलाल कास्ते का। मोहनलाल कास्ते की पत्नी ममता बाई जिनकी उम्र थी 45 साल, उनकी बेटी रूपाली जिसकी उम्र 21 साल, दूसरी बेटी दिव्या जिसकी उम्र 14 साल और एक और बेटी पूजा। इसके अलावा इनके एक रिश्तेदार के बच्चे जिसका नाम था पवन 14 साल। ये कुल मिलाकर 5 लोग 13 मई को अचानक गांव में अपने घर के बाहर से गायब हो जाते हैं। क्योंकि गांव में आमतौर पर एक परिवार के 5 लोगों का गायब होना पचता नहीं, हजम नहीं होता, तो लगा कि कहीं इधर उधर चले गए हों। बट आसपास में कहीं कोई ऐसा मेला या कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी। कोरोना का काल चल रहा था, सब कुछ देश में जिस तरह से लॉकडाउन वैसे ही देवास में भी। तो ये परिवार लौटता नहीं है। अब इसमें चूँकि 3 लड़कियां हैं जिनमें से एक बालिग है, बाकी 2 जो है वो 14 और 15 साल की हैं। तो घर वालों को चिंता होती है। मोहनलाल कास्ते 13 मई को तो ढूंढते हैं, कुछ होता नहीं। आखिरकार 14 मई को पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखा देते हैं। रिपोर्ट लिखाने से पहले उन्होंने अपने तमाम रिश्तेदारों, दोस्तों, जानने वाले जो भी थे उन सब से पूछताछ की कि हाँ वो लोग वहाँ तो नहीं गए, लेकिन कहीं नहीं गए, बल्कि दूर दूर के इलाके में भी उनकी रिश्तेदारी थी, वहाँ भी पता किया तो पता चला ये लोग नहीं आए। अब ये बड़ा हैरान करने वाली चीज़ थी कि एक साथ 5 लोग गायब हैं और ये भी नहीं है कि किसी ख़ास मकसद से कहीं गए हों। घर के कपड़ों में थे, पैसे भी इनके पास इतने नहीं थे, जो घर में पैसे थे वो वैसे ही पड़े हुए थे। तो आखिर ये लोग गायब कहाँ हो गए? पुलिस में रिपोर्ट लिखाया। पुलिस ने भी हल्के फुल्के में मामले को लिया। उसने कहा कि पहले तो यही 5 लोग हैं, किडनैपिंग हो नहीं सकती क्योंकि फाइनेंशियल हालत उनकी ऐसी थी नहीं कि कोई पैसों के लिए, रैंसम के लिए इनको उठाए। तो पुलिस को भी ये लगा कि ये लोग लौट आएंगे, कहीं इधर उधर चले गए। घर वाले लगातार पुलिस पर दबाव डालते रहे, पुलिस उन्हें टरकाती रही। धीरे धीरे दिन बीतता रहा, लेकिन 5 लोगों की गुमशुदगी का मामला था और ये बात दब नहीं सकती थी। अब परिवार के साथ साथ गांव पंचायत के लोग भी पुलिस के ऊपर दबाव डालने लगे। फिर नेताओं को पकड़ा जाने लगा, इलाके के विधायक को पकड़ा गया और कहा गया ये मामला ऐसा ऐसा है। तो अब थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा। इसके बाद पुलिस ने अब पोस्टर छपवाए, 5 के जगह जगह पोस्टर लगवाए। सब कुछ चलता रहा लेकिन 5 का कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे वक्त जो है वो बीतता चला जा रहा था। अब इस दौरान में कई जगह पे विरोध प्रदर्शन भी शुरू हुए। गांव के जो रिश्तेदार थे उन लोगों ने भी किया। उज्जैन में जो पुलिस के आला अफसर बैठे हुए थे उन लोगों ने भी इस केस में अब दिलचस्पी दिखानी शुरू की, लेकिन 5 का कोई पता नहीं। इस दौरान में जो सर्विलांस, इन सभी के पास फैमिली में कुछ लोगों के मोबाइल फ़ोन भी थे, तो मोबाइल के सर्विलांस को भी चेक किया गया। मोबाइल के सर्विलांस से एक चीज़ पता चली कि इनमें से एक जो रूपाली थी, 21 साल की लड़की, उसका आखिरी लोकेशन जो आखिरी उसने कॉल किया था वो गांव के एक लड़के को किया था जिसका नाम सुरेंद्र था। पुलिस ने सुरेंद्र को उठाया और उससे पूछताछ की। सुरेंद्र ने बताया कि हाँ उसकी दोस्ती है और उसने कॉल किया, लेकिन उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। इसके बाद पुलिस ने सुरेंद्र के भी लोकेशन मोबाइल के ज़रिए ट्रेस करने की कोशिश की, बट उसका लोकेशन हमेशा 13 मई के बाद से गाँव में ही मिला। बिना सबूत के आखिरकार सुरेंद्र को छोड़ दिया पुलिस ने। अब तफ्तीश जारी रही, पोस्टर छपवा दिए, राम भरोसे पुलिस बैठी रही कि कहीं से कोई खबर मिल जाए, पर कोई कामयाबी नहीं मिली। इस दौरान में अचानक एक मुखबिर गोपनीय तरीके से पुलिस को एक खबर भिजवाता है और वो कहता है कि अगर आपको इन 5 को ढूंढना है तो आप सुरेंद्र पर 0 इन कीजिए। सुरेंद्र को सब पता है और सुरेंद्र के दोस्तों को भी पता है। इसके बाद पुलिस सुरेंद्र और सुरेंद्र के दोस्तों पर नज़र रखती है, देखती है कि वो लोग कहाँ क्या कर रहे हैं।
क्योंकि एक बार ऑलरेडी पूछताछ कर चुकी थी, कोई कामयाबी हाथ लगी नहीं थी। तब सुरेंद्र के ज़रिए पुलिस इन 5 का सुराग ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वक्त बीतता जाता और कोई कामयाबी हाथ नहीं लगती। इसी दौरान कानाफूसी के ज़रिए पुलिस के कानों तक कुछ बातें आती हैं, और उसमें एक ये कि जो सुरेंद्र है और वो जो 5 लोग गायब हुए हैं, उनमें जो लड़की रूपाली है 21 साल की, इन दोनों के बीच अफेयर था। फिर जांच में ये पता चला कि सुरेंद्र की शादी किसी और लड़की से तय हो गई थी। अब जब पुलिस को ये ट्रायंगल वाली चीज़ें आई तो पुलिस को फिर शक गहराया। इसके बाद पुलिस ने फिर फैसला किया कि अब चूँकि दिन बहुत बीत चुके थे, दबाव अलग था, और इसको कई चीज़ों से जोड़कर अब राजनीति भी शुरू हो गई थी, तो इसीलिए सरकार की तरफ से भी दबाव था पुलिस पर। तो पुलिस के आला अफसरों ने कहा कि जो भी करना है करो, लेकिन ढूंढो। तो करीब 48 दिन, मतलब 1.5 महीने से ऊपर बीत जाने के बाद आखिरकार पुलिस ने सुरेंद्र और उसके दोस्तों को उठाया और फिर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया, और इसके बाद उन्होंने सब कुछ उगल दिया। उगलने के बाद उसी देवास में एक जगह नेमार है, वहाँ पर वो अपने साथ उसे ले गए, और ले जाने के बाद एक दूसरे शख्स के खेत में उन्होंने इशारा किया कि इस खेत की खुदाई कीजिए। पूछा गया कितना, कहा गया कि करीब 10 फीट। अब जेसीबी मशीन मंगाई गई, क्योंकि गहरा खुदाई करना था, गहराई तक। तब तक मशीन, ये चारों जो, बल्कि 7 लोगों को पकड़ा था सुरेंद्र और उसके 6 दोस्तों को, वो तमाम लोग, खेत के मालिक, गांव के लोग, जैसे ही खबर पहुंची सभी उस खेत के इर्द गिर्द जमा हो गए। सैकड़ों की तादाद में लोग आ चुके थे, और पुलिस की भारी फोर्स, इन सब की मौजूदगी में खेत की अब खुदाई शुरू होती है। करीब 10 फीट गहराई के बाद उस खेत के अंदर से 5 कंकाल निकलते हैं। गायब हुए लोगों की तादाद भी 5 थी, जो मिले कंकाल वो भी 5। लाशों की हालत इतनी ख़राब थी कि उसको शिनाख्त हो नहीं सकती थी, लेकिन उनकी निशानदेही पे जिनके ऊपर शक था ये चीज़ें मिली थी, तो इसलिए पहली चीज़ में ये क्लियर हो गया था कि मरने वाले वही 5 लोग हैं जो 13 मई से गायब हुए थे। इसके बाद लाशों को पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। रिपोर्ट आ जाती है, डीएनए मैच कर जाता है कि वही 5 लोग हैं। फिर उसके बाद पूछताछ होती है, तब सुरेंद्र पूरी कहानी उगलता है। सुरेंद्र के मुताबिक उसका अफेयर था रूपाली से, दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन इस बीच में सुरेंद्र के घर वालों ने सुरेंद्र की शादी कहीं और तय कर दी। ये बात रूपाली को पता चली, वो नाराज़ हुई। अब वो लगातार उसके पीछे पड़ी थी कि तुम उस रिश्ते को छोड़कर मुझसे शादी करो, और सुरेंद्र अपने घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाने को तैयार नहीं था। तो दोनों में झगड़ा होना शुरू हुआ। झगड़ा इस कदर बढ़ा कि आखिर में सुरेंद्र को लगा कि जब तक रूपाली ज़िंदा है शायद वो उसकी शादी होने नहीं देगी, और फिर इसीलिए उसने रूपाली, उसकी माँ, उसकी बहन और 2 रिश्तेदार, चूँकि ये सब एक साथ थे, उन्हें धोखे से कहीं बुलाया और फिर उसी खेत पे ले गया, और खेत पर ले जाकर इन लोगों ने 5 के गला घोंट कर पहले कत्ल किया। फिर ये इंश्योर करने के लिए कि 5 दम तोड़ चुके हैं, बेहोश नहीं हुए हैं, 5 के सर पे वजनी पत्थर और उन चीज़ों से भी हमला किया, और जब उन्हें यकीन हो गया कि 5 अब दम तोड़ चुके हैं, फिर वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर के लिए एक गड्ढा ऑलरेडी खोदा गया था, उसको उन्होंने और ज़्यादा गहरा कर दिया, और फिर उसमें 5 लाशें डालकर बाकायदा नमक डाली, यूरिया डाली, ताकि लाशें गल और सड़ जाएं जल्दी, और फिर उन्होंने उस ज़मीन को बराबर कर दिया खेत को। खेत पे उस वक्त तक, और जिस जगह पे इन्होंने गड्ढा खोद के डाला था, वहाँ पे कोई जाता आता नहीं था, वहाँ पे कोई ऐसी खेती बाड़ी भी नहीं हो रही थी, तो किसी का ध्यान ही नहीं गया, और सुरेंद्र और उसके दोस्त वापस अपने अपने घर चले गए। और 13 मई से लेकर 48 दिन तक ये सारी चीज़ें यूं ही दबी और छुपी रही। अब जाकर ये लास्ट ट्यूसडे को, मंगलवार को, 48 दिन पुरानी इस कत्लेआम की कहानी दुनिया के सामने आई, और ये 7 लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन अब भी गाँव वालों को और जो 5 लोग मारे गए उनके परिवार की शिकायत है कि अगर पुलिस ने अपने काम ईमानदारी से किया होता और शुरू से ही इस मामले में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की लाइन सही ली होती, तो शायद 48 दिन तक उन्हें इंतज़ार न करना होता इस सच को जानने के लिए, पहले ये केस खुल जाता। लेकिन पुलिस की अपनी दलील है कि उनके पास कोई सुराग नहीं था, कोई सबूत नहीं था, तो वक्त लगा। लेकिन अब जब ये खुला है तो उस पूरे इलाके में एक तरह से दहशत है, क्योंकि 5 एक ही परिवार के लोगों की सामूहिक हत्या, और इस तरीके से हत्या के बाद खेत में उनकी लाशों को दफनाना, उन लोगों के लिए ये पहली बार ऐसी कोई खबर आई थी। तो ये अफसोसनाक खबर थी।